नमस्कार, मैं हूं दैनिक भास्कर से हेमेंद्र तोमर। और आज के स्पेशल टॉक शो में हमारे साथ आने वाली फिल्म चल जिंदगी के निर्माता निर्देशक विवेक शर्मा जी से आज हम सीधी बात करेंगे अपने स्पेशल टॉक शो में। पहली बात, बिना किसी और विषय को छुए हुए पहले हम ये जानना चाहेंगे विवेक जी, वर्ष 2005 के दौरान आप अपने एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, जयपुर से काम कर रहे थे। 15 साल बाद कोरोना आता है। जी। कोरोना के समय जिंदगियां जा रही थी, लोग परेशान थे, दुनिया उदास थी, और उस दौर में भी आप जिंदगी को चला रहे थे एक नए पहलू के साथ। और वो ये था कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे थे और आपने ये शुरुआत की कि मुझे मूवी डायरेक्ट करनी है, डायरेक्शन की स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में जा रहे थे। क्या था ये योजना, क्या थी आपकी? सर 2003 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट की एंड मैं कॉलेज में इवेंट्स वगैरह करता था। उसके बाद में मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मेरा एक बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस सेटअप हो गया सर। एंड सर इवेंट मैनेजमेंट और फिल्म मेकिंग दोनों एक एंटरटेनमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं। तो मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं एक कभी फिल्म लिखूं, बनाऊं। लेकिन जब इवेंट कंपनी खोली उसके बाद में सर टाइम नहीं मिला, इतना बिजी रहता था मैं। अब जब कोरोना आया सर तो सारी सब ज़िंदगी पे ब्रेक आया एंड उस दौरान सर मुझे टाइम मिला मेरे अपने आप को इवॉल्व करने का। और 1 साल तक जब हम घरों में लॉक थे, तो एक नया डायमेंशन शुरू करने का जो एक ड्रीम था उसको फुलफ़िल करने का मैंने शुरुआत की। उसके लिए सर मैंने कुछ रिसर्च किया ऑनलाइन कैसे फ़िल्में बनती हैं। कुछ डायरेक्टर्स हैं सर हॉलीवुड के, उनसे ऑनलाइन क्लासेस ली, कुछ बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, उनसे उनकी ऑनलाइन चीज़ें पढ़ी मैंने घर में बैठे-बैठे एंड देन हमेशा से सर मैं एक अच्छा ऑब्ज़र्वर रहा हूँ। मैं चीज़ों को अपने आस-पास चीज़ों को मैं हमेशा ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो उन सब चीज़ों को मैंने सम अप किया और एक मेरा ड्रीम जो था फ़िल्म बनाने का, तो उसकी शुरुआत सर मतलब कोरोना के टाइम से ही हुई। कोरोना में मैंने एक नया डायमेंशन जोड़ा अपनी फ़ील्ड में और इवेंट मैनेजमेंट सर अभी भी मेरा मेन बिज़नेस है और पैशन भी है, बट फ़िल्म मेकिंग इज़ एंटायरली फॉर पैशन। सो ऐसे शुरू हुआ सर ये। कोरोना ने टाइम दिया। जी सर। मतलब उस दौर में जब जिंदगी रुक रही थी, आपने जिंदगी को इस तरह से चलाया। और ऐसी ही पहली मूवी जो आपकी रही, उसका नाम भी आपने चल जिंदगी रखा। क्या जी सर। मतलब इसके पीछे क्या सोच थी? सर वही वही ज़िंदगी रुक गई थी सर ना कोरोना टाइम में, तब हम लोग सोचते थे अब क्या होगा, भविष्य कैसा होगा? अ, हर बिज़नेस, हर एम्प्लॉयी का क्या फ्यूचर है? तो रुकी हुई ज़िंदगी थी और वो ब्लॉकेज है जो मैं निकालना चाहता था। सो उसी दौरान सर चल ज़िंदगी, लाइफ़ शुड गो ऑन, चलती रहनी चाहिए, इट शुड नॉट स्टॉप, रुकनी नहीं चाहिए। सो वो टाइटल से मुझे इम्प्रेस किया एंड मैंने वो एज़ अ चल ज़िंदगी उसको आगे लेके आया और उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए स्टैग्नेंट मतलब एक ठहराव आ गया था ज़िंदगी में, तो उसको मैंने वापस से स्टार्ट किया इस मूवी मेकिंग के थ्रू। वे जी, फिल्म की थीम के बारे में चलें, कुछ बताएं जहां पर एक जो स्टोरी जो हमें अभी तक समझ में आई है कि ये बाइकर्स पर आधारित, उनकी जिंदगी पर आधारित एक है। उसमें एक बुजुर्ग आदमी भी दिखता है, दो यूथ भी दिखते हैं, एक छोटा बच्चा भी दिखता है। तो ये अलग जी, अलग एज ग्रुप के लोग हैं जो साथ चल रहे हैं, जिंदगी चला जी। रहे हैं। है क्या, थोड़ा सा बताएंगे इस पे? सर ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी है। बेसिकली इसमें कैरेक्टर्स जो है वो एक 9 साल के बच्चे से लेके एक 60 साल के बुजुर्ग तक की लाइफ को मैंने इस फ़िल्म के द्वारा पिरोया है एंड 60 साल के जो हमारे कैरेक्टर हैं वो संजय मिश्रा जी प्ले कर रहे हैं एंड एक वो बहुत लेजेंडरी एक्टर हैं। तो एक बहुत साधारण से फैमिली का आदमी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ़, एक बजाज सुपर स्कूटर चलाते हैं। लेकिन उनका ड्रीम था कॉलेज में कि मैं एक हाईएस्ट रोड है सर, मोटरेबल रोड है इंडिया में लेह लद्दाख। तो वो ड्रीम था, वो दबे हुए थे पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ़ चल रही थी, दबे हुए ड्रीम्स। तो वो 60 साल के बाद में कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं लाइफ़ में कि वो रिवाइव करते हैं और अपने सफ़र पे निकल पड़ते हैं। ऐसा ही सर हमारी जो एक हीरोइन है शैनन के, वो हॉलीवुड में एक अच्छी सिंगर है। उसका भी सर वो म्यूज़िक का लवर है, वो म्यूज़िक प्रोड्यूस करना चाह रही है। तो वो निकलती है म्यूज़िक की तलाश में अपने इंडिया में सर बहुत अच्छा म्यूज़िक, रॉ म्यूज़िक, अच्छे-अच्छे
स्टेट्स हैं जो फुल ऑफ म्यूज़िक, उनमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ़ोक जो हमारी शैली है हमारे इंडिया में एक-एक स्टेट की, तो वो सबको वो निकली अपनी तलाश में, म्यूज़िक की तलाश में। और इसी तरह से एक बच्चा है जो एक राजस्थानी जो मांगणियार आर्टिस्ट होते हैं, ज़रा राजस्थान में आप समझते हो तो जो लांगा आर्टिस्ट होता है, तो वो छोटा बच्चा है जो एक होटल में म्यूज़िशियन है, वो गाने गाता है, खड़ताल प्ले करता है, तो वो भी इसका पार्ट है। और एक सर हमारे कॉलेज के 2 ड्रीमर्स हैं जो कॉलेज पास आउट हो गए हैं और लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनका उनका मोटिव है मस्ती करना, बाइक से घूमना इंडिया, तो वो उससे निकले हैं। तो तीनों जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब 3 बाइक्स पे वैसे टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं, वो निकले हैं एज़ अ टीम बनी है उनकी। एंड कैसे वो मिलते हैं और एक सर जो अब हम लोग जब कभी हाईवे पे आई एम श्योर सब लोग लाइफ़ में सर ट्रैवल बहुत करते हैं, हाईवे पे जाते हैं, ढाबे पे रुकते हैं, तो वो होटल में रुक रहे हैं, नदी किनारे रुक रहे हैं, तो जो एक एक्सपीरियंस होता है ना सर जर्नी का, उसको समेटा है मैंने इस मूवी में। एंड उसके साथ सर सारा जो लाइफ़ के जो हमारे पीछे चीज़ें छूट गई थी, वो लाइफ़ से रिलेशन भी निकलता है और इस जर्नी में उनको रियलाइज़ेशन भी होता है कि लाइफ़ में उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही था और एक बहुत पॉज़िटिव नोट पे एक अच्छे मैसेज के साथ में ये मूवी आगे बढ़ती है सर। लेकिन बड़ी स्ट्रेंज सा कॉम्बिनेशन आपने रखा। मतलब अगर देखा जाए तो विवेक दहिया का डेब्यू है, शेनन जी, के का भी डेब्यू है, और वो नन्हा जी। बालक है अपने साथ में विवान, उसका भी डेब्यू है ये। जी, और और मेरा भी अगर डेब्यू है। डायरेक्शन की हम भी मैं कहना चाह रहा था कि डायरेक्शन की फील्ड में अगर देखा जाए तो डेब्यू आपका भी है। जी, आप जी। सब लोग की और एक संजय मिश्रा जी, जिस प्रकार का उनका एक पर्सनालिटी है और एक सीनियर जी, व्यक्ति है वो, जी, शूटिंग के दौरान ऑन रील एंड ऑन रियल ग्राउंड दोनों ही समय जी, आपकी और उनके बीच की केमिस्ट्री, आप सारे जो नए लोग हैं जो डेब्यू कर रहे हैं और एक पुराने व्यक्ति हैं जो आपके साथ जी। दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री दिखाई पड़ रही थी ऑन रियल ग्राउंड और ऑन रील ग्राउंड? सर ये मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट था और संजय सर मतलब मेरा सर एक्सपीरियंस आप मानिए तो ज़ीरो था। बट मैं मानता हूँ कि ये फ़िल्म जो की मैंने, वो 25 साल, 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ में की और वो एक्सपीरियंस था संजय मिश्रा सर का। उनका सर जो क्रिएटिव विज़न है, एक-एक चीज़ को डिटेल में समझने का, तो हम लोग जब मैं स्क्रिप्ट लेके गया था उनके पास में, तब भी सर बड़ा एक रोचक वो हुआ था वाक़या कि मैं न्यूकमर था और वहाँ पर एक बॉम्बे में एक हमेशा मेरे फीडबैक था कि जो न्यूकमर्स होते हैं, उनको एंटरटेन नहीं करते आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट। वो किसी बड़े नाम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो लेकिन मैं किस तरह से पहुँच गया उनको उनको मैंने मूवी का सिनॉप्सिस भेजा तो उनको पसंद आया। तो मेरे को पास 15 मिनट थे कि मैं उनको समझाऊँ और मुझे ये भी एक फीडबैक मिला था कि संजय सर जब स्क्रिप्ट सुनते हैं, तो अगर वो 10 से 15 मिनट में उठ के चले जाएँ रूम से, तो आप समझ जाइए कि आपको नमस्कार कह रहे हैं, बाय-बाय कह रहे हैं। सो ये थॉट लेके मैं गया, मैंने उनको स्टोरी नैरेट करना शुरू किया, वो चुपचाप बैठे-बैठे सुनते रहे। 45 मिनट्स तक चलता रहा सारा सिलसिला, फिर वो उठ के गए, कुछ नहीं बोले सर, दूसरे रूम में गए। मैंने सोचा कि चलो हो गया अपना तो मैंने पैकअप करना शुरू किया, स्किट अपने बैग में सँभाला अपना पूरे बस्ते डाल के निकलने वाला था। वापस आए और पहले जो वर्डिंग्स थे उनके वो था कि विवेक, ये फ़िल्म हम एक गो में बनाएँगे। मतलब ये ऐसी फ़िल्म है, पूरी जर्नी है, इसको बिना ब्रेक्स में नहीं, एक बार शूट शुरू करेंगे और इसको लास्ट टू एंड मतलब स्टार्टिंग टू एंड इसको हम लोग वन गो में फिनिश करेंगे। तो एक तरफ वहीं पे उनका सपोर्ट मेरे लिए बिल्कुल आ खड़ा हुआ था और कॉन्फिडेंस आ गया था। कि जब इतने बड़े आर्टिस्ट एक न्यूकमर को इतना हौसला दे रहे हैं और साथ जुड़ गए हैं, तो फिर सर मैंने किसी चीज़ की मतलब मुझे टेंशन नहीं रही और बहुत डिटेलिंग में हम लोग डिस्कस करते थे स्क्रिप्ट को, पूरे जो स्क्रीन प्ले था उसमें कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। तो उनका एक्सपीरियंस सर वो सब काम और में आया सर। और बीच का जो हेजिटेशन था एक सीनियर का और साथ का जो रहता है, वो भी सब जी, खत्म जी, हो वो गया था। बिल्कुल सर, वो सीनियर बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बट वो इतना कंफर्टेबल करते हैं सर, मैं तो चलो डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन वो उन्होंने जितने भी हमारे क्रू मेंबर्स थे, टेक्निकल, स्पॉट बॉय तक सर, सबके साथ घुल-मिल जाते हैं, सबके साथ मस्ती करते हैं। वो जब सेट पे होते हैं तो लगता नहीं है कि वो सेलिब्रिटी हैं। वो बिल्कुल एक लेमैन, एक कॉमन आदमी की तरह बिहेव करते हैं और सब लोग सर संजय सर बहुत खुश रहते हैं। बट ऑन द अदर साइड सर अब जब शूट करते थे तो रोड पे हम शूट कर रहे हैं तो हमें दिखता था सर जैसे ही लोग देखते हैं संजय मिश्रा जी को तो पूरी गैदरिंग आ रही है, सिक्योरिटी, बाउंसर्स
मतलब जाम लग जाता था, तो उनकी इतना पॉपुलैरिटी है, बट ऑन द सेट्स वो बिल्कुल ग्राउंडेड है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, और बहुत एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट कर देते हैं अपने अराउंड। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मजा आया। कोई गैप नहीं दिखा सर कि वो बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, वो नहीं सर, वो बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट किया उन्होंने, और फिल्म को सर बहुत सपोर्ट किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपकी लाइफ के साथ भी है और इस फिल्म के साथ भी, कि लाइफ के जो रिलेशन थे आपने यहाँ उकेरे हैं, आपने यहाँ भी डाले हैं। जी सर। कुमार सानू साहब दुनिया के बड़े सिंगर्स हैं। हम तो सिर्फ जी ये मानते हैं कि बॉलीवुड के नहीं बल्कि दूसरी भी और भी रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों में भी उनका बड़ा नाम रहा है, बड़ा योगदान रहा है। जी इसलिए भारत के बड़े गायकों में उनका नाम लिया जाता है। जी आप उनके रिलेशन में आते हैं। जी शैनन जो आपकी फिल्म में अभिनेत्री के रूप में थी, काम कर जी रही थी, तो जी जब सेट पर आप वहां डायरेक्टर थे, रिश्ते में तो जी आप मौसा लगते हैं उनके, जी कैसे, मतलब उस समय आप कैसे ये भूमिका में आते थे कि मैं डायरेक्टर हूं? और मुझे जी मालूम है कि मौसा और उसके भतीजे के बीच में एक अंतरंगता होती है, एक अच्छा स्नेह होता जी है। वो बच्चे जी डायरेक्शन जैसा कठिन काम और जी मौसा की भूमिका, ये दोनों के साथ आप कैसे न्याय कर पाते थे उस समय जब शूटिंग हो रही सर होती थी? देखो, मैंने एक चीज सीखी है सर लाइफ में। मैं कुमार शानू जी बहुत बड़े एक लेजेंड है सर, अ, मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में है, बट जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं सर, मैं उनसे वैसे ही डील करता हूँ जैसे एक प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर डील करता है। वो नहीं कि आज मेरे वो रिलेटिव हैं तो मैं उनसे कोई नेगोशिएशन करूँ, कोई फेवर लूँ, नथिंग। घर पे हैं तो बहुत सर बिल्कुल क्लोज हैं, बट अगर हम लोग प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर बिल्कुल प्रोफेशनली डील होता है। सेम सर शैनन के साथ भी यही हुआ। एंड उसको मैंने इसलिए कास्ट नहीं किया कि वो मेरे नोन है या अदरवाइज। उसने सर कुछ साल पहले, कोविड टाइम से पहले, हमने जयपुर में वो एक वार्नर म्यूजिक कंपनी के लिए एक गाना शूट करने के लिए आई थी, एक हॉलीवुड का गाना था। तो उस गाने में मैं एज प्रोडक्शन देख रहा था। उन्होंने, उनकी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया कि राजस्थान में लोकल सपोर्ट चाहिए, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, तो मैंने सब चीज़ें उनके लिए अरेंज की। और जब मैंने शैनन को देखा, वो सर बहुत गुमसुम सी, चुपचाप सी बैठी लड़की, मुझे लगा था ये कैसे करेगी ये, मतलब बहुत सेमी सेमी सी थी वो। लेकिन जैसे ही सर कैमरा ऑन होता है, एक्शन बोला जाता है, और वो एक बिल्कुल उसका डिफरेंट ऑरा दिखता है, वो इतनी एक्सप्रेसिव, तो आई वाज शॉक्ड सर। और तभी से मैंने दिमाग में एक चीज बैठा ली थी कि मेरा फिल्म मेकिंग एक ड्रीम था। मैंने कहा कभी मैं फिल्म बनाऊंगा ना, तो इस लड़की को जरूर लूंगा, ये बहुत टैलेंटेड है, इसके एक्सप्रेशंस माइंड ब्लोइंग है। एंड तो और सेट के दौरान भी सर हम लोग, मैं बहुत स्ट्रिक्ट था, मैं डांटता था, कोई गलती करता तो डांटता था, और अच्छे शॉट्स पे, अच्छे टेक्स पे बहुत प्यार भी करता था। मैंने नहीं, एंटायर क्रू था, सारे जो आर्टिस्ट थे। तो तो एज़ अ ऐसा फैमिली। मौका, तो शूटिंग के बाद कभी ऐसा मौका तो नहीं है मौसा जी डांटते बहुत हो आप, ऐसा तो कभी नहीं रहा? हाँ, कभी-कभी हो जाता सर, जैसे कभी मैंने गुस्सा कर दिया तो फिर जब हम रात को डिनर पे मिल रहे हैं कभी, तो थोड़ा-सा वो उसका चेहरा उतरा हुआ था, तो मैं फिर जाके उससे मैंने कहा था, बेटा देख, वो प्रोफ़ेशन है, वहाँ पर गलती बर्दाश्त नहीं है। बच्चे हो, गलती करोगे तो डाँट पड़ेगी। एंड उन्होंने सर बहुत पॉज़िटिव वे में लिया शैनन ने, और बहुत कुछ सीखा उसने भी कि किस तरह से फ़िल्म मेकिंग का एक जो प्रोसेस है वो कैसे, और बहुत प्रोफ़ेशनली उसने हैंडल किया। शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस सर, उसका बहुत अच्छा भविष्य है इस फ़िल्म इंडस्ट्री में सर, ये तय है। मतलब मैंने, आप देखेंगे मूवी तो आपको पता पड़ेगा, बहुत नेचुरल एक्ट्रेस जो है वो है। काफ़ी कुछ उसमें, और एक्टिंग के साथ में सर शी इज़ अ ग्रेट सिंगर। आप उसके हमारी मूवी में 5 गाने हैं, और पाँचों डुएट सॉन्ग है। पाँचों में शैनन की जो वॉइस है वो फीमेल वॉइस उसी की है। पहली बार उसने हिंदी फ़िल्म में गाने गाए हैं, और आप सुनेंगे जब गाने तो आपको पता पड़ेगा सर कि क्या एक टैलेंटेड एक नई सिंगर उभरने को रेडी है हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में। ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आती है 10 साल के नन्हे विवान की बात। जी, वो भी एक एक्ट में थे, और जी, जैसा कि आप डायरेक्टर की भूमिका में थे, और जी, उनकी पढ़ाई भी चल रही होगी, आप शूटिंग जी, करवा रहे थे, तो जी। वो कैसे बैलेंस और एडजस्ट कैसे करते थे? क्योंकि सर आप पिता भी हैं, आप उनके पिता भी हैं, तो एक भूमिका आपके इधर पिता की भी आ जाती, चिंता भी होती होगी
कि भाई जी, इसकी जी। इतनी शूटिंग के बाद इसको पढ़ाना भी है। जी। सर जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, तो मेरे दिमाग में एक राजस्थान का एक रॉ बच्चा मांगणियार आर्टिस्ट जो होते हैं, जो पगड़ी पहने हुए खड़ताल बजाता है, लोक गायक है, वैसा कुछ इमेज था और उसी के लिए मैं कास्टिंग के लिए कई कास्टिंग एजेंसी से मिला, कई बच्चों की मैंने कास्टिंग की। अब विवान सर जो है वो बड़ा क्रिएटिव है, वो स्कूल में ड्रामा में हमेशा पार्टिसिपेट करता है, ही इज़ अ सिंगर, वो गाना भी गाता है। सो उसने मुझसे कहा डैड मेरा भी ऑडिशन लो। मैंने कहा नहीं बेटा, ये एक राजस्थानी बच्चे का है और तू उस रोल में फिट नहीं होता। हालाँकि चेंज ओवर है सर, राजस्थानी बच्चा, उसका आगे चेंज ओवर भी दिखाया है मूवी में हमने। बट उसने मेरे से मैंने कहा देख मेरी जो पहली रिक्वायरमेंट है ना कि वो म्यूजिशियन है बच्चा और म्यूजिशियन में भी उसको खड़ताल बजानी आनी चाहिए। अब मैंने कहा तुझे खड़ताल बजानी आती नहीं है, तो मैं कोई ऐसा बच्चा लेना चाहता हूँ जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड म्यूजिशियन हो, जो खड़ताल सर बड़ा टफ इंस्ट्रूमेंट होता है राजस्थान में, आपने देखा हो तो लकड़ी के 4 वो होते हैं, उनसे वो प्ले करते हैं। तो मैं ये बोल के उसको मैंने कहा कि मेरे ऑडिशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है। फिर सर मैं चला गया लद्दाख लेह पूरा रेकी पे, जो हमारे डीओपी और प्रोडक्शन की टीम थी, सबके साथ में मैं 15 दिन के टूर पे सारा हम ट्रैवल करके जब घर पहुँचे और मैं जब एंटर हुआ रूम में तो विवान खड़ताल लेके और सबसे पहले उसने मुझे खड़ताल प्ले करके दिखाया। 15 दिन में सर उसने अपने आप को तैयार किया, ऑनलाइन सीखा उसने और उसका जो ये पैशन था सर, उसको खुद को प्रूव करना था कि डैड ने एक चैलेंज रखा है कि हाँ, खड़ताल प्लेयर तो मैं हूँ, अब बताओ और क्या चाहिए? फिर मैंने उसको कुछ सीन दिए, उसने एक्ट करके दिखाया और इस तरह से मतलब प्रॉपर इसलिए नहीं कि बेटा है मेरा, बट इसलिए कि वो डिज़र्व करता है ये रोल। उसने अपने आप को प्रूव किया और इस तरह से हुआ और उसके साथ भी जैसे शैनन घर की बच्ची है, तो ये विवान भी बच्चा। बट इसका इन्वॉल्वमेंट सर, मैं जब स्क्रिप्ट लिखता था, रात को सर मैं 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक अपने डायरी और लैपटॉप लेके बैठा था, स्क्रिप्ट लिखता था और मेरा एक अलग रूम है और ये विवान है, ये बार-बार आके रात को 2 बजे उठ के आ जाता है डैड और पास में बैठ के देखता है। मैं इसको डाँटता, "बेटा तू जा, सो जा, सुबह ऑनलाइन क्लास होगी।" लेकिन इसको पूरा इंटरेस्ट था ये और इसको पूरा स्क्रिप्ट सर याद था। जब हम लोग शूट भी कर रहे थे, तब भी ये मेरे साथ मॉनिटर बैठता था, तो अगर कोई आर्टिस्ट गलत डायलॉग बोल रहा है या कुछ मिस कर गया, तो वो मुझे इंटीमेट करता था, "डैड ये वाला लाइन है ना इसमें इन्होंने इसकी जगह ये किया।" एंड संजय सर तो बड़ा मतलब प्यार करते हैं विवान को, वो तो उनके गोद में बैठ रहता था और दोस्त बना लिए एंड मतलब एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया सर। तो एक छोटा 9 साल का बच्चा, संजय सर 60 इयर्स का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो एक फैमिली बन गई थी। जब हम लोग शूट करते थे तो सर बिल्कुल गोरिल्ला शूट था, क्योंकि बहुत कम टाइम में सर हमने इतनी बड़ी मूवी शूट की एंड जब फिर सर शाम को हम लोग मिलते थे तो फिर डांस करते थे, मस्ती करते थे, आज क्या-क्या हुआ डिस्कशन करते थे, कल क्या करना है। तो काम भी किया और सर खूब एन्जॉय भी किया। उसकी माँ को कभी कोई शिकायत नहीं रही कि आप उसको ले गए फिल्मों में, उसकी पढ़ाई सफ़र करेगी? हाँ सर, कभी पढ़ाई के ऐसा लिए घर पे कोई ऐसा विवान माहौल तो नहीं बना? एक्चुअली विवान जो है सर हमेशा से बहुत अच्छा रहा है एकेडमिक्स में और उसकी माँ को चिंता थी कि उसकी पढ़ाई सफ़र होगी। तो हमने टीचर्स से पहले उनसे बात की कि ये 1 से डेढ़ महीने का ब्रेक लेगा एंड उसके बाद ही स्कूल जॉइन कर पाएगा, एक इस तरह की मूवी कर रहा है वो। तो उसका सर ये काम होता था कि जो इनके ऑनलाइन जब क्लासेस अ, होती थी सर, उस टाइम से इनके स्कूल ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि सारा जो होमवर्क है, वो ये लोग एक गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देते थे। तो विवान को जब भी शूट पे टाइम मिलता था, तो वो शीट्स को डाउनलोड करके ऑनलाइन और वो जितना पॉसिबल है वो 75% काम कर देता था, अपना सबमिट करता था। तो पढ़ाई भी से उसने मेंटेन रखी और अभी बताना चाहूँगा सर, उसका एकेडमिक्स में परसों ही उसका रिज़ल्ट आया, वो 7th ग्रेड में आ गया सर, पहले 6th क्लास में था और उसने सर 100% मार्क्स स्कोर किए हैं ओवरऑल, मतलब 6th ग्रेड में उसने टॉप किया अपना स्कूल और हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स है। तो वो जो एक उसकी मम्मा का जो वो था एक कि तो पढ़ाई सफ़र होगी, तो उसने सर वापस आने के बाद में सब कुछ कवर किया। अच्छा, ये जी। जो चल ज़िंदगी है, ये आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा मुकाम है, इसको आप कैसे लेते हैं? मतलब सुकून दे रहा है ये बनाने के बाद आपको कहीं सुकून मिल रहा है? या ऐसी अभी भी चुनौती के रूप में लग रही है, कि ये फ़िल्म हमने निर्माण की चुनौती है? सर, फ़िल्म निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है सर। मैं पहले इवेंट मैनेजमेंट को समझता था कि एक बहुत टफ़ बिज़नेस है, टफ़ काम है, क्योंकि टाइम बाउंडेड चीज़ें होती हैं सारी। बहुत लंबी प्लानिंग होती है, फिर हमको 2-3 घंटे में सब कुछ एग्ज़ीक्यूट करना होता है।
तो लेकिन जब फ़िल्म मेकिंग में आया मैं तो सर मुझे पता लगा कि ये इवन मोर टफ है। इवेंट मैनेजमेंट से भी ज़्यादा टफ है क्योंकि यहाँ दिन भर शूट करते हो, आपको 2 मिनट का कंटेंट निकलता है और 2 मिनट में भी पता पड़ता है कि वो काम का है या नहीं है, कल फिर रीशूट करना पड़ेगा, कोई कभी लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, कभी कौन से टेक्निकल। तो फ़िल्म मेकिंग सर टफ है, काफ़ी चैलेंजिंग है, बट सुकून मिला सर ओवरऑल काम करके क्योंकि जब इवेंचुअली आप एक जब सम अप करते हो चीज़ों को, जब फाइनली आपके हाथ में प्रोडक्ट आता है और उसको देखते हो आप, तो फिर बहुत प्राउड फ़ील होता है, बहुत सुकून महसूस होता है कि टफ कंडीशंस में बनाई हुई चीज़ें हमेशा सर आउटस्टैंडिंग निकल के आती है। तो टफ था ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस, और जब फ़िल्म सर पूरी बन गई, तो अब सुकून मिलता है उसको देख के। अब सर इस पूरी असली सुकून तब फिल्म जी मिलेगा जब इस दर्शक पसंद करें। जी, तो पूरी अब जो फिल्म के असली निर्माण जी अच्छा बताइए आप बताइए। बोलिए, सॉरी नहीं बोलिए आप बोलिए बोलिए। बोलिए आप बोलिए। तो मैं सुकून आप वाली कुछ बात कर कहते रहा क्या था। तो क्या जी। अब पूरा सैटिस्फैक्शन तब मिलेगा सर जब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है, दर्शक देखें और पसंद करेंगे, तो उनका जो फीडबैक आएगा ना, तो फिर वो पूरा सर्किल को कंप्लीट करेगा। जो स्ट्रगल, टफ टाइम, थोड़ा सुकून, बड़ा सुकून और ये सबसे बड़ा सुकून, तो बस उसका इंतज़ार है सर अब। अच्छा, जी, फिल्म की शूटिंग की पूरी प्रोसेस में, शूटिंग से लेकर जब वो फिल्म पूरी बन गई, तो जी। उसमें कोई आपको लगता है, जैसे आपने कहा चैलेंजेस बहुत आए, तो कोई ऐसा लगता है कि हाँ यार वो लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ और हमारे साथ हुआ, या हमारे सेट पर किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ हुआ, किसी जी। बंदे के साथ हुआ, तो ऐसा लगता है कि पूरी प्रोसेस में कोई बहुत बड़ी यादगार चीज जो जीवन में कभी आप भूल नहीं सकते हो, ऐसी कोई चीज? और सर काफ़ी कुछ हुआ सर, मतलब बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए। सबसे पहले सर हम लोग दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट कंडीशंस में शूट किया हमने। सबसे पहले क्लाइमैक्स शूट किया और वो लेह लद्दाख में किया। सबसे बड़ा चैलेंज था सर वहाँ पर, एक तो इतनी हाइट पे वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। मैं नया फ़िल्म मेकर हूँ, 130 लोगों का क्रू साथ में है, हम लोग वहाँ गए हैं। वहाँ जाने के लिए सर एक्लिमेटाइज़ होने के लिए आपको 3-4 दिन वहाँ रहो तब जाके बिल्कुल एक्लिमेटाइज़ होते हैं। बिल्कुल। एंड जाते ही सबसे पहले सर विवान जो है वहाँ पहुँचा और सबसे पहले वो बीमार हुआ, उसके ऑक्सीजन की कमी हो गई बॉडी में, वॉमिटिंग हुई, देन फिर उसको ऑक्सीजन पे रखना पड़ा 2 दिन तक। डॉक्टर सर हमारे पूरे टाइम शूट पे रहते थे, एक एम्बुलेंस रहती थी। तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था सर, जो मैंने लाइफ़ में कभी देखा नहीं था, कि वहाँ कैसे टफ कंडीशन है। सुबह हम लोग शूट पे जा रहे हैं सर, तो धूप पड़ रही है, हम तो सुबह जैकेट पहन के गए एंड पता पड़ रहा है गर्मी हो रही है, तो जैकेट उतारी, थोड़ी देर बाद में पता पड़ रहा है कि वहाँ पर एकदम टेम्परेचर गिरता है और स्टॉर्म्स आते हैं और आप 2 जैकेट पहनोगे तो भी आपको सर्दी लगेगी सर। तो इतना चैलेंजिंग वेदर है सर वहाँ का, और कभी कौन बीमार हो रहा है, कभी क्रू में से कभी कौन हॉस्पिटल जा रहा है, तो कभी किसी को चोट लग रही है। वो जो चैलेंजेस थे सर, बिसाइड्स जो बाकी टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, तो जो क्लाइमेट से लड़ना था ना सर, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो मैंने देखा सर क्लाइमेट कितना पावरफुल है, इंसान कुछ भी कर ले लेकिन क्लाइमेट के आगे नतमस्तक है, वहाँ कुछ नहीं चलती उसकी। अगर बर्फ पड़नी है, एकदम से शुरू हो गया, तूफान आ रहा है, एकदम फिर गर्मी हो गई, तो वो कंट्रोल में नहीं है सर। ये जो मैंने देखा क्लाइमेट जो है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और ईश्वर अगर साथ देता है तो ही सर आगे बढ़ पाते हैं। तो भगवान ने मेरा साथ दिया और बड़ी डिफिकल्टीज़ हुई, बट सब कुछ हम नीट एंड क्लीन निकल के आए सर। जो विज़न हाँ, था लेकिन सर अच्छी वो बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप उन सारे मुश्किलों से निकल कर आए, आप सक्सेसफुल हुए इस मामले में। एक ही बात बताइए कि हम क्या कहें कि ये फिल्म देखनी चाहिए, फिल्मों की इस बड़ी दुनिया में और फिल्मों की बड़ी श्रृंखला है, जी। उसमें चल जिंदगी हमें क्यों देखनी चाहिए? चल ज़िंदगी सर एक ये ह्यूमन लाइफ़ के ऊपर हम जो आजकल लाइफ़ में देखते हैं सर, जो एक बेटा होता है वो अपने बाप को किस तरह से ट्रीट करता है, उसकी प्रायोरिटीज़, बेटे बाप ने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया। एक हमारे कैरेक्टर है सर, उनके जो संजय मिश्रा जी के दोस्त थे राकेश पांडे जी ने किया, उनका कैरेक्टर सर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कनेक्ट पता पड़ेगा। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा-लिखाया, लोन लेके पढ़ाया सर, और अमेरिका भेजा। बेटा अमेरिका जाके और वहाँ पे फॉरेनर से वेडिंग करके वहाँ सेटल हो गया। और जो पिताजी हैं वो यहाँ पर आज तक उसके जो एजुकेशन लोन की किस्तें वो चुका रहे हैं। तो ऐसे सर हर कैरेक्टर के साथ में कुछ ना कुछ हमने ह्यूमन इमोशंस को रखा है। जैसे शैनन का है तो उसका स्टेप मदर है तो उसका एक एक कनेक्ट है। संजय मिश्रा जी है, उनके बेटे के साथ में
वो रिलेशन है। तो एक ह्यूमन इमोशन से भरपूर है। और फ़िल्म इसलिए सर जो देखना ड्रीम जो है मतलब फ़िल्म को कल्मिनेट जब करते हैं ना, तो इस फ़िल्म को जब भी कोई देख के निकलेगा तो सर उसके दिमाग में ये पहला थॉट ज़रूर आएगा कि यार छोड़ो मैं दुनियादारी और मैं कल निकलता हूँ अपने ट्रैवल पे अपनी बाइक उठाता हूँ या अपनी कार उठाता हूँ या अपने लिए टाइम निकालता हूँ, क्योंकि हम लोग उलझे रहते हैं सर ज़िंदगी में हमेशा अपने कामों बिल्कुल, में, बिल्कुल। हमारे ड्रीम्स हैं सर वो कहीं ताक में रख देते हैं। तो इस पूरे कैनवस में सर आपको ये नज़र आएगा कि ह्यूमन रिलेशंस को रखते हुए और अपनी लाइफ़ को ड्रीम्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे हम लोग अपने लिए जी सकते हैं, अपने क्लोज़ वन्स के लिए जी सकते हैं। और ग्रैंडर बहुत है सर हमारी मूवी में, जो हमने शूट किया है लद्दाख, लेह और मनाली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो आपको वो ग्रैंडर देखने को मिलेगा, वहाँ का वो फ़ील मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं। आप पूरा बॉम्बे से लेके और लेह लद्दाख तक आपको जो भी ऑडियंस होंगे, दर्शक होंगे, उनको पूरा फ़ील आएगा कि वो बाइक पे बैठे हैं, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी ढाबे में जा रहे हैं, वो भी होटल में रुक रहे हैं, वो भी गाने गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टेंशन भी है, चैलेंजेस भी है, प्रॉब्लम भी है। बट इवेंचुअली सार ये है कि ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए एंड लाइफ़ को एट फुलेस्ट जीना चाहिए सर। मतलब जो भी दृश्य हैं वो ऐसे होंगे कि गर्मी के महीने में जब आप फ़िल्म रिलीज़ हो रही होगी, तो उसके दृश्य जी, देखकर ही हमको बहुत सुकून मिलने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत ठंडक मिलेगी और और आप स्नोफॉल भी आपने एक थोड़ा अच्छी हाँ, आप आपने एक अच्छी बात और कही कि अपने लिए जीना है और अपनों के लिए जीना है। इन संवेदनाओं को लेकर ये फ़िल्म का निर्माण हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी बात कही आपने। जी, एक सवाल जो आखिरी सवाल है हमारी कि चल ज़िंदगी के जी, साथ आपने ये शुरुआत की है। ज़िंदगी के इस पहलू में आप आ गए और अगला जी। पड़ाव क्या है? अगला प्रोजेक्ट क्या है? शायद मैं कोई सर अगला जल्दबाज़ी नहीं कर रहा प्रोजेक्ट हूँ सवाल को पूछने पूछने में। कोई बहुत जल्दबाज़ी तो नहीं है? अभी तो आप पहले प्रोजेक्ट आपका अब नहीं, शुरू होना है एक तरह से। नहीं, नहीं, नहीं सर। एक्चुअली सर मैं जो भी मैं ऋषिकेश मुखर्जी का बड़ा फैन रहा हूँ मैं। उस तरह की सिंपल और अच्छा सिनेमा जो ह्यूमन रिलेशंस को लेके और सॉफ्ट होता है ना, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। लेकिन चंद ज़िंदगी सर मैं चाहता हूँ सिर्फ़ इसका मैं सीक्वल बनाऊँ। पहला तो ये मेरा ये था कि इसको अभी हमने इंडिया घूमा है, फिर सेकंड हम लोग सक्सीड होते हैं तो सेकंड पार्ट में सर हम लोग दुनिया घुमाएँगे और चल ज़िंदगी को सर एक नया बड़ा कैनवास देंगे। उसके अलावा सर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी मैं जिन पे वर्क कर रहा हूँ, जिसमें कुछ सीरियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो आर्मी को लेके हैं। एक आर्मी मैन की जो लाइफ़ होती है, हम लोग दिखाते हैं सर वॉर होता है, वो अपने घर से दूर रहते हैं, बट उसके अलावा भी सर बहुत सारे पहलू हैं, जो अभी तक फ़िल्मों में अनछुए हैं, तो मैं उस पे कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट सर मेरा वो होगा, वो भी सर बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा। लेट्स सी सर हाउ इट गोज़। हालाँकि आपने फ़िल्म के बारे में बताकर हम लोग के दिल में भी एक बेचैनी पैदा की है कि फ़िल्म देखनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, चल जी, ज़िंदगी ये बहुत ज़रूरी हो रहा है हम लोग को देखना। और जी। मैं तो लखनऊ से हूँ, इस समय आप कहाँ पर हैं? देश के किस कोने में आप बैठे हुए हैं? मैं सर अभी उज्जैन आया हुआ हूँ महाकाल मंदिर वाह! में क्या बात है। और इस पवित्र भूमि से ही सर हम लोग संजय सर भी आए हुए हैं अभी थोड़ी देर पहले साथ ही थे। आज हम लोग यहाँ पे एक मंगलनाथ जी का मंदिर है जहाँ पे वहाँ बिल्कुल। दर्शन करके आए हैं और कल सर सुबह हम लोग महाकालेश्वर मंदिर में जाएँगे और वहाँ भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे और वहाँ से सर हम लोग मूवी का आगे प्रमोशन शुरू करने वाले हैं। फिर इंदौर में कल हमारा पूरा सिटी टूर है, कॉलेज, स्कूल्स और मॉल्स में मतलब कल से हमारा सर सिटी टूर शुरू हो रहा है। तो आशीर्वाद लेना है सर, भोलेनाथ का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ एंड उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ूँ। और एक चीज़ बहुत और अच्छी जोड़ना चाहूँगा बात। सर, जी, जी, जी। ये फ़िल्म सर अभी जो आजकल कंटेंट होता है, आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखेंगे तो अ, हम लोग हमारी फैमिली के साथ में नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ये बिल्कुल, फ़िल्म बिल्कुल ऐसी सही है कह सर, रहे हैं। ये फ़िल्म ऐसी है कि आप छोटे बच्चे से लेके 5 साल का बच्चा हो, घर में जो समझता हो, उससे लेके और दादाजी, परदादाजी भी किसी के हैं, तो साथ बैठ के देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा उनको। कोई भी सर किसी भी तरह का कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, जो हमें अनकम्फ़र्टेबल ज हम लोग होता है सर कई बार फ़िल्म बहुत, देखते हैं बहुत, और बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी अनकम्फ़र्टेबल बात है ये। नहीं आपने देखिए ऐसा इन मर्यादा का ख़्याल करते हुए इस फ़िल्म का प्रोडक्शन किया है, ये बहुत बड़ी बात है, कि जी हम सर और परिवार सर के साथ उस संवेदनाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके फ़िल्म के बाकी किरदारों के साथ भी हम लगातार बातचीत करते रहेंगे अपने अगले चरणों में। और जी, आज चूँकि उज्जैन में हैं आप, तो अब आप लोग को दूसरे जी, काम भी होंगे।
और मैं तो ये कहूंगा कि जय महाकाल और जय चल जिंदगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं दैनिक भास्कर की ओर से आपको, फिल्म की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो, रिकॉर्ड तोड़े। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।